हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज का लेक्चर नंबर 51। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग शिक्षण की विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्रयोगशाला विधि और अन्वेषण विधि, ये सारी विधियां देख चुके हैं। योजना विधि, तो इन सारी विधियों को देखने के बाद आज हम देखेंगे अनुवर्ग शिक्षण अवयव या ट्यूटोरियल अवयव। तो दोस्तों, अनुवर्ग शिक्षण के विषय में सबसे पहले जानते हैं। अनुवर्ग शिक्षण अवयव को अधिनायकवादी और लोकतंत्रवादी दोनों प्रकार की विधि मानते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक छात्र या छात्रों के एक लघु समूह को किसी एक शिक्षक यानी कि ट्यूटर द्वारा व्यक्तिगत और वैयक्तिक स्तर पर अन्वेषण या शिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से जो ट्यूटर होता है वो छात्रों को या फिर छात्र को, यहाँ पर समूह की भी बात हो रही है, एक लघु समूह की भी बात हो रही है और एक पर्टिकुलर छात्र की भी बात हो रही है। तो ऐसे समूह को शिक्षक, जो कि एक ट्यूटर, शिक्षा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के शिक्षण में कक्षा को छोटे छोटे सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, एक तो होता है ट्यूटर, जो कि घर पे आके छात्रों के छोटे समूह को या छात्र को शिक्षा प्रदान करता है, और दूसरा कक्षा में ही जो कक्षा है उसको छोटे छोटे सजातीय समूहों में बांट दिया जाता है और एक अनुवर्ग को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है। जो समूह है, छोटा समूह, उसको क्या कहेंगे? अनुवर्ग। और उस अनुवर्ग को शिक्षक को सौंप दिया जाता है। वह शिक्षक अपने अनुवर्ग की सभी अध्ययन संबंधी कठिनाइयों के समाधान में सहायता करता है, और जो भी कठिनाइयाँ छात्रों को होती है शिक्षा ग्रहण करने में, तो वहाँ पर वो उनका समाधान भी करता है, उपचार भी करता है, जहाँ जो भी आवश्यकता होती है। इस अवयव का प्रयोग पाठ्यक्रम के सभी विषयों तथा विषय वस्तु के शिक्षण संबंध तथा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करने हेतु भली भांति किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका प्रयोग व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करने के लिए और जो भी अध्ययन में कठिनाइयाँ आती हैं छात्रों को, उसका उपचार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के साथ साथ छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता को भी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर कक्षा बड़ी है और वहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान देना मुश्किल है, तो इस तरह से अनुवर्ग के माध्यम से शिक्षा देकर छात्रों में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, या छात्रों की जो भी अध्ययन संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार क्या क्या हैं। अनुवर्ग शिक्षण 3 प्रकार से किए जाते हैं। नंबर 1 क्या है? पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण। पर्यवेक्षण में क्या होता है? इस शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र नियमित रूप से मिलते हैं। इनमें छात्र किसी भी समस्या पर वाद विवाद करते हैं। छात्र निबंधों को पढ़ता है और उन पर शिक्षक के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते हैं और छात्र किसी एक समस्या पर वाद विवाद करता है और साथ ही निबंध पढ़ता है और उससे संबंधित शिक्षक उनसे प्रश्न पूछता है। इसमें पाठ्य वस्तु की स्वामित्व तथा गहनता को अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और इस विधि में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो दोस्तों, जो छात्र प्रतिभाशाली होते हैं उन छात्रों के लिए ये विधि बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उन्हें निबंधात्मक
क्वेश्चन और को समझना आसान होता है उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, उनकी जो तर्क शक्ति है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो इन्हें इन सब चीज़ों में आनंद आता है। अब हम देखते हैं पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण हम देख चुके हैं। नंबर 2 पे हम देखें सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि होना आवश्यक होता है। एक तरह से सामाजिक मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान के माध्यम से ही छात्र समूह में एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए सीख पाएंगे। तो यहाँ पर यह सामान्य स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इसमें शिक्षक के लिए सामूहिक गतिशीलता का बोध होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों सामूहिक गतिशीलता किस तरह से होती है, इसमें शिक्षक काफ़ी प्रभावी हो, काफ़ी निपुण हो और उसे इस सब चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान हो कि किस तरह से समूह के माध्यम से हम अपने छात्र को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, इसलिए इस शिक्षण का प्रयोग क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिक किया जाता है और सामान्य स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। इसमें शिक्षक के लिए सामूहिक गतिशीलता का बोध होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण में क्या है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, साथ ही जो शिक्षक है उसे सामूहिक गतिशीलता का बोध होना आवश्यक होता है, तभी वो समूह के माध्यम से शिक्षण कार्य कर पाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पर है प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्या था, पर्यवेक्षणात्मक अनुवर्ग शिक्षण और दूसरा था सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण। तो इस जो प्रयोग होता है वो प्रौढ़ों के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। प्रौढ़ जो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, यह सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण सामूहिक में भी प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिगत दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा शारीरिक कौशल का विकास किया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर जो प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण है उसमें क्या होता है, शारीरिक कौशल का विकास किया जाता है और इसके लिए इस शिक्षण का प्रयोग क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर शारीरिक कौशल और साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण किया जाता है, क्योंकि प्रयोग के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से बालक बेहतर ढंग से अधिगम कर सकता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही छात्रों को वर्कशॉप और प्रयोगशाला में काम करना पड़ता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर क्रिया के माध्यम से छात्र अधिगम करते हैं। अनुवर्ग विधि का उपयोग क्या है, इस विधि के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। नंबर 1 पर है छात्र के पूर्व ज्ञान से अभाव की पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसका उपयोग क्या है। इसके पहले हमने देखा अनुवर्ग शिक्षण के प्रकार, जिसमें हमने 3 प्रकार देखे। अब हम देखेंगे अनुवर्ग विधि का उपयोग क्या है, जिसमें उपयोग में पहला पॉइंट है कि इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान के अभाव की पूर्ति की जा सकती है। जो अगर यहाँ पर छात्र नवीन ज्ञान को पढ़ाया जा रहा है लेकिन पूर्व ज्ञान के बारे में उसे पता नहीं है, तो उसका पूर्व ज्ञान पहले मेंटेन किया जाता है कि किस तरह से इस चीज़ को हम बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसे नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से उपचार किया जाता है, छात्रों को जो चीज़ें नहीं पता होती हैं उसको उन्हें बताया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस विधि में छात्र के पूर्व ज्ञान से अभाव की जो पूर्ति की जा सकती है, जो भी पूर्व ज्ञान है उसके अभाव की पूर्ति की जा सकती है। नंबर 2 पे है छात्र के साथ उचित सौहार्द स्थापित किया जा सकता है। उचित सौहार्द यहाँ पर चूँकि व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर जो भी छात्र है उसके
हर एक्टिविटी, हर क्रियाकलाप से शिक्षक परिचित हो जाता है और उसकी जो भी कमजोरी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करता है। नंबर 3 पर हम देखें, व्यक्तिगत शिक्षण की दृष्टि से यह बहुमूल्य विधि समझी जाती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए एक बहुमूल्य विधि है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रूप से छात्र के उन सारे समस्याओं का समाधान होता है जो कि कक्षा में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कक्षा में उतने ही टाइम में सारे बच्चों को देखना रहता है कि पर्टिकुलर एक बच्चे को या एक छात्र को फोकस करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखें 4 पॉइंट, छात्रों की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता की जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जब व्यक्तिगत रूप से शिक्षण होता है तो कहीं ना कहीं छात्र की रुचि क्या है, रुझान क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इन सारे बिंदु पर एक शिक्षक अच्छे ढंग से फोकस कर पाता है। नंबर 5 पर देखें हम, शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है और जो भी कमियां छात्र के अंदर होती हैं, जो भी जिस चीज़ में वो वीक होता है, उस पॉइंट पर शिक्षक अच्छे ढंग से फोकस कर पाता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझने का प्रयास करता है। अब हम देखते हैं नंबर 5 पॉइंट पर, शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है। नंबर 6 है, छात्र को अपनी कठिनाइयों के समाधान का अवसर मिलता है और निष्पत्ति स्तर बढ़ता है। और एक तरह से यहाँ पर हम देखें केवल शिक्षक को ही अवसर नहीं मिलता अपने छात्रों की कमियों को दूर करने का, बल्कि एक जो छात्र होते हैं या एक छात्र होता है, यहाँ पर अनुवर्ग शिक्षण में तो एक छात्र भी हो सकता है और छोटे समूह भी हो सकते हैं छात्रों के। तो जो भी छात्र होते हैं उसमें उनकी जो अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ होती हैं या फिर उनको जो भी शिक्षा ग्रहण करने में या फिर अधिगम में जो भी कठिनाई होती है, उसको उपचारात्मक विधि के माध्यम से शिक्षक उसका समाधान करता है और उनकी निष्पत्ति स्तर को भी बढ़ाता है। नंबर 7 पॉइंट पर हम देखें, उचित मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों के अधिगम प्रगति का मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर उचित मूल्यांकन के और प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीडबैक की, और एक तरह से जो भी उनके लिए उचित मूल्यांकन होगा, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करेगा और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको बताएगा, और साथ ही जब वो फीडबैक लेगा तो फीडबैक में जो भी चीज़ें छात्र अभी भी नहीं समझ पाए उसको उपचारात्मक विधि के माध्यम से वो उन्हें समझाने का प्रयत्न करेगा। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पर उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर छात्रों के अधिगम प्रगति का मूल्यांकन भी होता है। नंबर 8 पर देखें, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति अधिकतम रूप से की जा सकती है। तो दोस्तों जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति अधिकतम रूप से की जा सकती है। अनुवर्ग शिक्षण अवयव के गुण क्या हैं ये देखते हैं। अनुवर्ग शिक्षण अवयव में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 1 है शिक्षक छात्र संबंधों की निकटता और आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहता है तथा प्रभावपूर्ण अनुदेशन की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें एक जो शिक्षक और छात्र संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा निकटतम होता है और आपसी सौहार्दपूर्ण होता है, और उस वातावरण में शिक्षण कार्य और अच्छे ढंग से प्रभावशाली बनता है और अधिगम कार्य भी अच्छे ढंग से होता है। और यहाँ पे देखें तो प्रभावपूर्ण अनुदेशन की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। नंबर 2 पर हम देखें इनमें शिक्षक और छात्र के मध्य उचित अंतःक्रिया होती है तथा छात्र को अपने अधिगम परिणामों की प्रगति के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है, जिससे उसके अधिगम प्रयत्नों की उचित पुनर्बलन होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक छोटे समूह में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो वो जितना भी पढ़ाता है उसका फीडबैक अपने छात्रों से लेता है और साथ ही जो भी त्रुटि होती है वो उसको उपचारात्मक विधि के माध्यम से अपने छात्रों को फिर से रिवीजन करवाता है। तो एक तरह से वो अच्छे ढंग से फोकस कर पाता है अपेक्षाकृत कक्षा की, क्योंकि कक्षा में छात्र ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे
कम छात्र हैं तो उन्हें फोकस करना भी आसान होता है, और जो भी त्रुटियां होती है छात्र की व्यक्तिगत रूप से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर छात्रों को भी एक तरह का लाभ ही है, क्योंकि जब शिक्षक इनसे प्रश्न पूछता है या शिक्षक इन्हें व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो भी कमियां हैं वो इन्हें समझते हैं, और साथ ही उन्हें अधिगम परिणामों की प्रगति के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है, जिससे उनके अधिगम प्रयत्नों की उचित पुनर्बलन प्राप्त होता रहता है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, इस शिक्षण के मध्य से व्यक्तिक और व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करना अधिक संभव होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिक या फिर व्यक्तिगत अलग अलग यहाँ पे छोटे समूह के जो छात्र हैं उन छात्रों को, या फिर कह सकते हैं छात्र को व्यक्तिगत रूप से सबको एक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन प्रदान कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें संभव हैं। नंबर 4 पर देखें, इस शिक्षण में छात्रों की उचित देखरेख, मार्गदर्शन तथा सहायता संभव रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो छात्र हैं उनकी उचित देखरेख हो पाती है, मार्गदर्शन और सहायता संभव रहती है। नंबर 5 पर हम देखें, इस शिक्षण में छात्रों की समुचित उपचारात्मक तथा पूरक अनुदेशन प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें छात्रों की समुचित उपचारात्मक पूरक अनुदेशन प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वो सामने से दिखाई देती हैं शिक्षक को, और वो सामने से उसका उपचार कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर उसे पर्याप्त समय रहता है कि वो अपने छात्रों को सही ढंग से चीज़ों के बारे में समझा पाए। यहाँ पर उसे कोई प्रेशर नहीं होता है कि उसे कोर्स कंप्लीट करना है या फिर ये चीज़ उसने क्यों नहीं पढ़ाई। वो अपने ढंग से उन्हें समझाने और पढ़ाने का प्रयास करता है, साथ ही रिवीजन और लर्न कराने का भी प्रयास करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें नंबर 6 पॉइंट है, इसमें सृजनशील तथा प्रतिभाशाली बालकों का ठीक से पोषण होता है। तो जो भी बालक सृजनशील हैं और प्रतिभाशाली हैं उनके कार्यों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि छात्र और आगे बढ़ते हैं। और नंबर 7 पर हम देखें, इस शिक्षण में शिक्षक के सामने छात्र अपने विचारों को बिना किसी संकोच के रख सकते हैं। तो दोस्तों इस शिक्षण में क्या होता है, अनुवर्ग शिक्षण में छात्र बिना किसी कठिनाई के अपने विचारों को बिना किसी संकोच के अपने शिक्षक के सामने रख सकते हैं। और यहाँ पर हम नंबर 9 देखें, इस शिक्षण में छात्र अपनी अधिकतम कठिनाइयाँ, समस्या और उम्मीदों को शिक्षक के सामने ठीक से रखकर उचित परामर्श तथा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो भी छात्र के अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं तथा उम्मीदों को शिक्षक के सामने, जो भी उसकी समस्याएं और उम्मीदें होती हैं वो शिक्षक के सामने रखता है और उसके बारे में उचित परामर्श तथा समाधान प्राप्त कर सकता है। अनुवर्ग शिक्षण अभियोग के दोष या सीमाएं। तो दोस्तों इसके पहले हमने देखा गुण कि क्या क्या गुण थे, अब देखते हैं दोष। दोस्तों गुण में देखा जाए तो वो सारे गुण आते हैं जो कि एक ट्यूटर, जो कि जैसे कि कक्षा में अधिक छात्र होने से वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक ट्यूटर आपके समक्ष आपके सारे कार्य गतिविधियों को देख रहा है, आपके सारे कार्यों को देख रहा है, आपकी कैचिंग पावर को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो अच्छे ढंग से समझ रहा है। अब हम देखते हैं अनुवर्ग शिक्षण अभियोग के दोष या सीमाएं क्या हैं। अनुवर्ग शिक्षण अभियोग की प्रमुख दोष या सीमाएं निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है, शिक्षक पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा सभी छात्रों को कठिनाइयों में रुचि नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसके दोष क्या हैं। इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है तथा सभी छात्रों की कठिनाइयों में रुचि नहीं लेते हैं। जो भी छात्रों की कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर देखें हम
सभी छात्रों की कठिनाइयों में रुचि नहीं लेते, वहाँ पर शिक्षक क्या करता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। विद्यालयी समय सारणी, शिक्षक अधिगम परिस्थितियां तथा प्रशासन व्यवस्था आदि अनुवर्ग शिक्षण अभियोग के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो शिक्षण अभियोग होता है, अनुवर्ग शिक्षण अभियोग जो होता है, उसमें ना ही विद्यालय की तरह समय सारणी होती है, ना ही शिक्षण अधिगम उस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अनुकूल नहीं है। शिक्षण अनुवर्ग में ये सारी चीज़ें जो अनुवर्ग शिक्षण है उसमें अनुकूल नहीं है। वहाँ पर ना ही समय सारणी होती है, ना ही विद्यालय जैसी कोई कार्यविधि होती है। यहाँ पर बस किस तरह से बालक की जो कमियाँ उसको दूर करना, उसके जो भी गुण है उसको निखारना, और साथ ही उसमें शिक्षा के लिए रुचि उत्पन्न करना है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट था, एक शिक्षक सभी विषयों की कठिनाइयों के समाधान में समर्थ नहीं होता, वह अपने ही विषय में अधिक रुचि लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुवर्ग शिक्षण है इसमें एक ही शिक्षक सभी विषयों में निपुण नहीं होता, तो जो विषय इसका स्ट्रांग होता है वही विषय वो ज़्यादा पढ़ाता है, उसी विषय में वो रुचि लेता है। अब नंबर 4 पॉइंट पर है, अनुवर्ग शिक्षण में शिक्षक अपनी भूमिका प्रतिभाशाली बालकों को सौंप देते हैं, जिससे सभी छात्र का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें दोस्तों नंबर 4 पॉइंट देखें हम, अनुवर्ग शिक्षण में शिक्षक अपनी भूमिका प्रतिभाशाली बालकों को सौंप देते हैं, जिससे सभी छात्रों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से मॉनिटरिंग पद्धति हमने देखी थी इसके बहुत पहले ही, तो उसमें भी क्या था कि मॉनिटर को क्लास की बागडोर दे दी जाती थी। कभी कभी शिक्षक अगर नहीं आया तो मॉनिटर ही क्लास को हैंडल करता था, क्लास में जो भी सब्जेक्ट हैं शिक्षक के माध्यम से दे दिए जाते थे वो उसको पढ़ाता। यही सेम कंडीशन इसमें भी हो जाती है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं शिक्षक उन्हें सौंप देते हैं, जो भी वहाँ का समूह वर्ग है उस वर्ग में जो प्रतिभाशाली छात्र है वो अपने समूह वर्ग को चीज़ों को सिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें एक शिक्षक अच्छे ढंग से सिखा सकता है वो एक छात्र नहीं सिखा पाता है, तो ये सारी इसमें कमियां होती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको, आपके जितने भी ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उन सारे टॉपिक के यानी कि वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।